सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आप लोगों को कक्षा 10वीं की से विषय हिंदी के तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द ये पाठ सिखाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। वाह रे हमदर्द इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल इनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1942 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में रही है। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर, हास्य का अर्थ है हंसी ढूंढकर, उसे धारदार व्यंग में ढालना इनके लेखन की विशेषता है। घनश्याम जी अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में भी प्रचलित है। प्रमुख कृतियाँ: हंसी घर के आईने हास्य व्यंग, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने 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 लघु संग्रह आदि। गद्य संबंधी इनकी विशेषता: प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद मतलब हंसी को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। वाह रे हमदर्द, हमदर्द का अर्थ होता है सहानुभूति। यहाँ पर लेखक है, उन्होंने इस हास्य व्यंग को किस प्रकार स्पष्ट किया है हम देखेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामोखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब वो भाषण, उन्होंने एक स्थान पे उनका भाषण होने वाला था तो वहाँ से ये समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर इनके वाद विवाद हुआ था, वो वहाँ से सुनकर आ रहे थे। इनके मन में यही सब चल रहा था तो अचानक रास्ते में क्या हुआ, सामने से एक कार आ रही थी और ये साइकिल से जा रहे थे और दोनों इस तरह से लगा कि कार ने साइकिल को और साइकिल ने कार को एक दूसरे के अपोजिट विरोधियों की तरह एक दूसरे को घूरा और ये अचानक जाकर उस कार से टकरा गए। और कार से टकराने के बाद इनका क्या हुआ, वहाँ पर ये गिर गए। गिरने के बाद ये क्या कह रहे हैं कि इंसानियत लोगों में कायम है। जैसे ये गिरे, लोग इनके पास दौड़कर आ गए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द मतलब आसपास कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते इनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता यानी वो खुश हो गए क्योंकि उनको होश आ गया था और वो जाग गए थे। मैंने कराते हुए पूछा, कराहना यानी दर्द, तकलीफ़, जो पीड़ा थी टांग टूटने की वजह से, उस दर्द और तकलीफ़ से वे क्या कर रहे थे, करा रहे थे। मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश में आने तक वह इसलिए रुका रहा ताकि वो बता सके। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं ही लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना।
यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। सार्वजनिक अस्पताल में सुविधाएं नहीं होती है जो प्राइवेट अस्पतालों में होती है। वहाँ पे बहुत सी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। लोग वहाँ जो डॉक्टर, सिस्टर, नर्स होते हैं वो समय पर जो मरीज होता है उनकी बात सुनते नहीं है। बहुत सी दवाइयाँ उन्हें समय पर नहीं मिल पाती है। तो वही वो कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सी सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में अगर एडमिट हो गए हो, आप भर्ती हो गए हो, तो आत्मा जो है यानी हमारे मरने के पूरी संभावना और परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि टांग टूटना तो एक घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिससे मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि टांग टूटने से उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें इस बात की है कि जो मेरे मिलने वाले मुझे आएंगे, हमदर्दी जताने आएंगे। देखो, बहुत से इंसान क्या होते हैं, जब तकलीफ़ में होते हैं तो हमदर्दी जताते हैं, लेकिन हमदर्दी जताने का तरीका होता है, उन्हें सचमुच उस व्यक्ति से सहानुभूति होती है जो बीमार होता है या दुर्घटनावश, जैसे लेखक है एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खामोखा परेशान करने के लिए आते हैं। तो लेखक के साथ भी यही यहाँ पर इस पाठ द्वारा, निबंध द्वारा यही बताया गया है कि उनकी सहानुभूति लेखक के प्रति है, लेकिन उन्हें आराम करने की या उनके अच्छे हो जाने की नहीं, बस उन्हें परेशान करने की। और यही सोचकर लेखक परेशान है कि जो सहानुभूति दर्शाने के लिए लोग मुझे देखने आएंगे वो किस तरह से मुझे परेशान करेंगे, और आराम की भी जो है मेरा यहाँ पर हराम हो जाएगा। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी थी कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यहाँ पर अगर देखने भी गए हैं तो किस लिए, कि वो देखने आए थे, इसलिए हमें देखने जाना उनको ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी भी होता है ये। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसे देखने जाओ, अड़ोसी है, पड़ोसी, रिश्तेदार है, तो आप उनको सहानुभूति दिखाओ, यह दिखाओ कि उनके दुख में आप दुखी हो, या उन्हें कोई आवश्यकता है तो आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग खाली ये दिखावा करते हैं और सचमुच उनसे सहानुभूति नहीं होती है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाला जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब यहाँ पे देखो, ऑफिस के उनके आए थे एक बड़े बाबू उनसे मिलने के लिए। जब देखे कि वे सो रहे तो उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें देखे और देखकर चले जाना चाहिए था। लेकिन वो सोचे कि जब तक वो उनको देख नहीं लेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि वो उनसे मिलने आए थे। तो यहाँ पर ये सहानुभूति नहीं है, ये दिखावा है कि उन्हें पता चले कि वो आए हैं और वो लेटे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको ज़ोर से उठाने की कोशिश की। वो भी किस प्रकार, जब उनको जिस हिस्से पे मार लगी थी उसी हिस्से को उन्होंने छूकर जोर लगाया और कहा कि अब दर्द कैसा है। वो न चाहते हुए भी लेखक को आंख खोलनी पड़ी और उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वे
कह भी क्या सकते थे। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज भी कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, देखो बंदर। पड़ोसिन थी, अब जब उसे देखने आना था तो वो अकेले भी आ सकती थी, या तो ठीक है अगर कोई मजबूरी रही होगी और नहीं आती तो भी चलता, लेकिन दिखावे के लिए उन्होंने क्या किया, अपने चारों बच्चों को लेकर इन्हें देखने के लिए आई। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। अब यहाँ पे देखो, सोनाबाई आई, अपने 4 बच्चों को लेके आई। कोई बच्चा वहाँ पे नाचने लगा, कोई बच्चा उनकी दवा की बोतल लेके खेलने लगा। अब यहाँ पे सोनाबाई को मना कर रही थी, लेकिन बच्चे बड़े ही बदमाश थे, बड़े ही शैतान थे। वो कहाँ उनकी बात सुनते और मस्ती करते हुए लगे थे। ये सब देखकर लेखक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी मजबूर था, विवश था, वो भी क्या करता। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, खाली दिखावे के लिए उनको आना होता है। दिखाना है कि हम आपके दुख में आए हैं, लेकिन दुख कम करने के बजाय दुख को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ पे बताया गया है, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधापन रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं हैं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हंसता हुआ, अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता हुआ देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। जब यह आया और लेखक के पास आकर उसकी छाती में सिर गड़ाकर रोने लगा, तो लेखक की पत्नी को लगा कि शायद ये उनका कोई रिश्तेदार होगा, तभी तो इतना दुखी है उनके एक्सीडेंट होने से। और उनकी पत्नी ने जा कर के जो टैक्सी थी उसका क्या किया, पैसे भी दे दिए। जब उसने मुंह उठाया तो लेखक को देखते कहा, अरे माफ़ करना, लगता है मैं गलत कमरे में आ गया। लोग सही से पता भी नहीं बताते हैं। और कुछ समय बाद वही आवाज़ जो लेखक के पास आकर रो रहा था, बगल के कमरे से आने लगी। इसका मतलब है वो व्यक्ति दिखावा कर रहा था। लेखक का मुंह ने देखा और रोने लगा। फिर वैसे रोने की जो है कला वो बगल के कमरे में जाकर करने लगा। मतलब उसे सचमुच हमदर्दी किसी से नहीं थी, वो खाली दिखावे के लिए अस्पताल में आया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी जिसका कोई अर्थ ना हो, तुक ना हो। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचा। झोला का अर्थ है थैला। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं रात को इसी संदर्भ में कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने।
ये जो कवि थे इनसे सारा शहर परेशान था, उनकी कविताओं का कोई अर्थ नहीं होता था, लेकिन ये क्या करते थे, लोगों को पकड़ करके ज़बरदस्ती अपनी कविताएं सुनाने लगते थे, चाहे वो सुनना चाहे नहीं। उसी प्रकार अब कवि खुश हुए। लेखक अक्सर जब उनको देखता था तो क्या करता था, भाग जाता था, क्योंकि उन्हें पता था वो अपनी कविताएं सुनाए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन इस बार लेखक की मजबूरी ठहरी, वो भाग भी नहीं सकते थे और कवि भी इस बात से खुश थे कि अब लेखक को मजबूरन उनकी कविता सुननी पड़ेगी। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। वैसे तो यहाँ पे सहानुभूति दिखानी चाहिए थी लोगों को लेखक की टांग टूटने पर, लेकिन सहानुभूति भी कैसी थी कि उनके दर्द को, तकलीफ़ को और बढ़ा दे रही थी, ना ही उन्हें आराम करने दे रही थी, ना ही शांति से सोने दे रही थी। इसीलिए लेखक ने कहा, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़ना है ज़रूर तोड़ना, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर ये मुझे परेशान करने वाले, सहानुभूति दिखाने वाले मेरे हमदर्द वहाँ पर ना आ सके। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है इस लेसन से रिलेटेड। आपकी जो नोटबुक है आपको उसमें लिखना है, क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है, शब्दार्थ दिया हुआ है सारे, आपको उसका मैं PDF भेज दूँगी। आप लोगों को वो नोटबुक में पूरा लिखना है और आप लोग मुझे मैसेज करेंगे कि आप लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट किया है। धन्यवाद।